नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको लाए हैं एक ऐसी जगह जो भारत के आज़ादी की लड़ाई में एक मील का पत्थर है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसे तकरीबन भुला सा दिया गया है। और यह वो जगह है जहां भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों को आमने सामने की लड़ाई में हरा दिया, उनको नाके चने चबवा दिए और पहली बार आज़ाद भारत के सरकार की घोषणा की। भारत का पहला तिरंगा झंडा यहीं पे लहराया गया, लेकिन 1947 में नहीं, उसके काफ़ी पहले। आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह पे जो मणिपुर में स्थित है। ये कहानी है मणिपुर के मोइरांग की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 45 किलोमीटर दूर विष्णुपुर जिले का एक छोटा सा शहर, लेकिन यहां सिमटा है आजादी के आंदोलन का एक गौरवशाली इतिहास। इम्फाल से मोइरांग की तरफ जब जाते हैं तो आसपास मिलते हैं हरे भरे गांव और पहाड़ियां, और मोइरांग के दूसरी तरफ मशहूर लोकतक झील। पूरा इलाका समतल और खेतीहरों का। इसी बीच बसा है मोइरांग। Moirang is a historic place and one of the most integral part of this Indian nation. So Moirang culturally, apart from that, Moirang is culturally rich and traditionally rich, and apart from that, now this biodiversity also very much rich, and Loktak is here. मोइरांग वो जगह है जहां सन 1944 में पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। 14 अप्रैल की तारीख थी जब मणिपुर के लोगों ने मोइरांग में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद आजादी के नारे बुलंद किए थे। अंग्रेजों से आजादी की घोषणा की थी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में। Then on that 14th April, the tricolor flag, I don't mean tricolor flag, Indian national flag, that is the three-color flag with springing tiger. That means that is the national flag, as Netaji treated. That tricolor flag was unplanted or hoisted there at Moirang Kangla around 5:30 p.m. of 14th April 1944. आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मलिक को इस तिरंगे को फहराने का सम्मान प्राप्त हुआ था। इस लिहाज से ये जगह आजादी की लड़ाई के इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। ये वो जगह है जहां भारत की आजादी की पहली घोषणा की गई थी। इस दिन यहीं पर आजाद भारत की तदर्थ सरकार की घोषणा की गई थी। कारण भारत की धरती पर मणिपुर वो पहली जगह थी जहां आजाद हिंद फौज ने युद्ध में अंग्रेजों को हराकर पहली बार आजादी हासिल की थी। Colonel Shaukat Ali Malik, he is the leader or captain of the Bahadur Group, means intelligence wing of the Indian National Army, and he, along with other Japanese friends, the Japanese Army, I believe in that troop. Captain Ito was also included in that in the Japanese forces, and in that small gathering, having some 50 or 60 local people, in that Colonel
Colonel Shaukat Ali may address the people. And he, in his address, it is so thrilling that the people of Moirang, you are the first people of the Indian mainland whom had been liberated by the Indo-Japanese forces. And therefore, this place has become the sacred soil. That means the first liberated soil in India through the martyrdoms of the Indian army. मणिपुर घाटी के करीब 1,500 वर्ग मील पर आजाद हिंद फौज का शासन स्थापित हुआ। 3 महीने ये सरकार चली। इस लिहाज से ये भारत की एक अहम जगह है। लेकिन मोइरांग के लोगों का कहना है कि ये जगह उपेक्षित है। भारत के इतिहास में इसे वो जगह नहीं मिली जितनी इसकी महत्ता है। मोइरांग के इतिहास को सहेज कर रखने में भी कंजूसी बरती गई। केंद्र सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया, राज्य सरकार भी इसकी तरफ से आंखें मूंदे रही। गनीमत है कि राज्य सरकार ने ये संग्रहालय बनवा दिया है, जिसकी वजह से लोग आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ जान पाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शहर को धार्मिक स्थल के समानांतर आजादी के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। Pilgrimage of the freedom lovers of India. Only then we can instill the love of freedom into the hearts of, say, Indians and other who supposed to be outsiders in the form of this NRI or something else, who used to come every year. Say, Was such any demand was made to government of India or state? many correspondence has been made, and so many representations have been submitted, but not yet is still coming. नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की याद में शहर के बीच बना है ये स्मारक। Approximately 1,500 or 600 square kilometers had already been liberated by the Indo-Japanese forces. These liberated territories were supposed to be governed. Of course, that was governed by one Colonel Chatterjee. He governed that 1,600 square miles. ये है वो जगह जहां पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराया गया। 14 अप्रैल 1944। कर्नल शौकत अली आजाद हिंद फौज के खुफिया विभाग के इंचार्ज थे। उन्होंने फहराया था ये झंडा। इसके पहले मणिपुर में आजाद हिंद फौज और ब्रिटिश हुकूमत के बीच भीषण लड़ाई हुई। 18 मार्च 1944 से 13 अप्रैल 1944 तक हुए भीषण युद्ध के बाद ब्रिटिश फौज को पीछे भागना पड़ा। भारत की तरफ से इस युद्ध में आजाद हिंद फौज के जाबाज और जापान के सैनिक शामिल थे। That was for the administration of those territories as well as the conduct of the war forward. Their headquarters was established there at Moirang. That is the importance of the location of the iron headquarters of Moirang. उस समय मणिपुर के 1,500 वर्ग मील से ज्यादा हिस्से को अंग्रेजों से आजाद करा लिया गया था। उस समय जब पूरा भारत अहिंसक आंदोलन में लगा था, मणिपुर का ये इलाका एकमात्र जगह थी जहां अंग्रेजों के खिलाफ हथियारों से लड़ाई चल रही थी। Indian National Army, through their martyrdom, they were shedding bloods and everything there. But the rest of the India, that is some sort of satyagraha, non-violent movement. Of course, there were some episodes of violence resorted by the British Army just to control and repress the people. That is different history. मणिपुर में मार्च 1944 में ही अंग्रेजों और जापानी फौज के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जो जुलाई 1944 तक चली। इम्फाल युद्ध के रूप में मशहूर इस लड़ाई में लोगों को दहशत में डालने के लिए अंग्रेजों ने 2 बम गिराए थे और हवाई मार्ग पर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। अंग्रेजों और जापानियों के बीच लड़ाई का फायदा भी आजाद हिंद फौज उठा रही थी और इरादा था पूरे इलाके को अंग्रेजों से मुक्त कराना। Manipur is the very place, particularly Moirang, but not a single bullet was fought in Imphal in the course of the war. Of course, in the month of May, 2 big bombs were dropped on Imphal, but this kind of to say hand-to-hand fighting did not take place at all at Imphal. मणिपुर के युद्धवीर और स्थानीय लोगों ने न सिर्फ लड़ाई में योगदान दिया, बल्कि जापानी और आजाद हिंद फौज के जाबाजों के लिए खाने की भी व्यवस्था की।
जापानी फौज यहां बर्मा के रास्ते आ गई थी और वो इम्फाल तक पहुंच गई थी। वो आजाद हिंद फौज और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लोहा ले रही थी। Subhash Chandra Bose was just seeking an ally that very say power to be what I should say to be agreement in terms of agreement what I should say to take part in the freedom struggle of India. At last, first he tried Russia, USSR, then Germany. Ultimately, he found ally in Japan. जापान के सैनिकों को भारत लाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी। उन्होंने अंग्रेजों और जापान के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया था। भारत की आजादी के आंदोलन के इतिहास में ये मील का पत्थर था, लेकिन आश्चर्य कि जापानियों ने भी इसे अपने इतिहास में अहम जगह दी। जापानियों ने अंग्रेजों पर अपनी इस विजय की याद में मोइरांग के पास माइबम लोपाचुंग में एक स्मारक बनाया है। ये है वो स्मारक जिसे भारतीय शांति मेमोरियल कहते हैं। लेकिन आश्चर्य के इस स्मारक का निर्माण जापानियों ने किया। अपने इस स्मारक को जापानियों ने अंतिम विश्व युद्ध की याद में समर्पित किया। उन्होंने कामना की कि इसके बाद कोई विश्व युद्ध न हो। इस जगह का नाम है माइबम लोपाचिंग, बिष्णुपुर जिले में है और जापान ने इस स्मारक को बनाया है दूसरे विश्व युद्ध की याद में। एक अजीब सा सुकून है इस शांति मेमोरियल के पास। दूधिया सफेद रंग के इस स्मारक के माहौल में एक अजीब तरह की शांति का एहसास होता है जो जापानी वास्तु की खासियत है। आश्चर्य है कि इस लड़ाई की खासियत जापान ने तो समझी, लेकिन भारत ने नहीं। अगर इस जगह की देखभाल की जाए तो ये मणिपुर के एक अच्छे पर्यटन स्थल में तब्दील हो सकता है। लेकिन राज्यसभा टीवी जब वहां पहुंची तब ये पता चला कि जो कर्मचारी वहां की देखभाल करता है उसे राज्य सरकार ने कई महीने से वेतन ही नहीं दिया। मेरा नाम चौबा है। हाँ? चौबा। तौबा, क्या करते हैं आप इधर? चौकीदार। चौकीदार। तो पैसा मिलता है आपको चौकीदारी करने का? हाँ? अच्छा नहीं मिलता नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है। इम्फाल से मणिपुर के रास्ते में ये स्मारक अब राज्य सरकार के अधीन है। बड़े शौक से जापानियों ने यहाँ लोगों को न सिर्फ आने बल्कि थोड़ी देर सुकून से बैठने की जगह भी बनाई। लेकिन इस जगह का रखरखाव इतना बुरा है कि यहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता। और अब आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पहुँचकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मोइरांग के गली कूचों से गुजरते हुए हम आ पहुंचे हैं उस जगह जहां 1944 में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय हुआ करता था। 3 महीने तक यहां आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय काम करता रहा। स्थानीय लोगों ने आज भी इस जगह को बचाकर रखा है। ये एक निजी मकान है हेमाल थम्बालजाऊ का। इस घर में ही आज़ाद हिंद फौज के जाबाजों की बैठकें हुआ करती थीं। यहीं बैठकर वो आगे की रणनीतियां बनाया करते थे। कोशिश की गई है कि इस घर की छतों और दीवारों को बचाकर रखा जाए। ये बताते हैं कि इस छत को 3 फुट मोटी गिट्टी की परत से बनाया गया था ताकि इस पर बंदूक या छोटी तोपों के गोलों का असर न हो। वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यहाँ पे वो जो हमारे दादाजी है ना, वो यहाँ पे रहते हैं और वो सब वार के वजह से सेंट्रा का एक हिल है छोटा सा, वहाँ पे वो रन अवे फॉर हाइडिंग। सो उस समय पे सिर्फ में हमारा दादाजी, उसका नाम थम्बालजाऊ है, हेमाम थम्बालजाऊ सिंह। श्री हेमाम नीलमणि फ्रीडम फाइटर है, उसका पिताजी है वो। और
वो हमारे जो दादाजी है ना वही यहाँ रहता है और सब छंद्रा में भाग कर छुप जाता है वार के वजह से। उस समय में INA का आर्मी जो है ना यहाँ पे आकर यहाँ हेडक्वार्टर बनाकर सब ऑपरेट करता है। भारत की आज़ादी के इतिहास की ये एक धरोहर है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ कभी नहीं आए, लेकिन वो टोक्यो से ही यहाँ की लड़ाई का संचालन करते रहे। लेकिन इसका यहाँ के लोगों को कोई मलाल नहीं है। वो बड़े चाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पलायन की कहानी कहते हैं। ये नक्शा उसी महान नेता के पलायन की कहानी प्रदर्शित करता है जो अंग्रेजों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहता था। लेकिन विडंबना यह है कि आज़ाद हिंद फौज के इस ऐतिहासिक मुख्यालय को बचाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जिनके घर पर यह स्थित है वो चाहते हैं कि इसे सरकार अधिग्रहित कर ले और देश और दुनिया की इस धरोहर को बचाया जा सके। इस घर को भी चाहता है, मगर क्या ये वो मोनूमेंट है ना वो वार हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है। हम मेमोरियल बनाना चाहते हैं। आप सरकार से चाहते हैं कि मेमोरियल बनाएं? मेमोरियल बनाए। हमारा जो दादाजी और हमारे फादर लोग बेचना ही नहीं चाहता है और वो इस घर से जुड़ा रहता है, मगर हिस्टोरिकल प्लेस है ना सब प्रिजर्व करना तो ज़रूरी होता है ना। और अब हम पहुंचते हैं दूसरे विश्व युद्ध के मारे गए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की याद में बनाए गए इस स्मारक पर। यह स्मारक दरअसल सिंगापुर में बनाए गए स्मारक का प्रतिरूप है। इस स्मारक का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। भारत के किसी भी शहर में आपको आज़ाद हिंद फौज या यहाँ तक के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में भी इस पर कोई संग्रहालय नहीं है। लेकिन मोइरांग के लोगों को दाद देनी होगी कि उन्होंने इस स्मृति को सहेज कर रखा है। It is very interesting chapter of the INA freedom fighters, and most particularly for the freedom struggle of India. Why? Because you see, from the narration of Professor Y. Madhu, we came to learn the fact that Subhash Chandra Bose was just seeking an ally. मोइरांग के लोग भावनात्मक रूप से नेताजी से इतने गहरे जुड़े हैं, इसका कोई दूसरा उदाहरण शायद ही मिलेगा। जब मणिपुर के संस्कृति विभाग का सहयोग मिला तो यह संग्रहालय मोइरांग में बना। ये अनूठा इस मामले में है कि सुदूर भारत में देश की एक महान हस्ती सुभाष चंद्र बोस की याद यहाँ संजोई गई है। जहाँ वो खुद कभी नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनके संदेश मात्र को निर्देश समझा और अंग्रेजों से लोहा ले लिया। मोइरांग संग्रहालय के ये नमूने आपको आज़ाद हिंद फौज की याद दिलाएंगे। ये देखिए, खुद नेताजी के हाथों लिखी गई एक चिट्ठी भी यहाँ पहुँच गई है। Netaji escaped from Calcutta, reached to Berlin, and stayed there more or less 1 year. Then, because of the non-fulfillment of his nationalistic goals, he left Berlin and came to the east, and then he met the Indian Independence League leaders, that means Ras Behari Bose. And Ras Behari Bose handed over the leadership of the Indian Independence League to him. Then he met the Japanese authorities, military leaders, and the prime ministers, and could secure support from the Japanese Imperial Army, the Japanese government. And thereafter, then he made preparation for the formation of provisional government of Azad Hind. And actually, it was proclaimed on the 21st October 1943. 43. And then 2 days later, he declared war. That means provisional government of Azad Hind declared war on 23rd October 1943. He planned a lot, for the escape to, for coming to all the way to Japan also. And
here also, It was planned. some sort of planning was made already. ये गोलियां, ये हथियार, आईएनए के ये बिल्ले आपको एक वैसे कालखंड में ले जाते हैं जब भारत में अंग्रेजों से आज़ादी का जज्बा जोरों पर था। भारत बर्मा की सीमा को मोइरांग और मणिपुर के लोगों ने अंग्रेजों के लिए एक पहेली बना दिया था। देश के अन्य हिस्सों में जहां अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना संभव नहीं हो पा रहा था, मोइरांग के लोगों ने बता दिया कि भारत अपने आत्मसम्मान के लिए सर्वोच्च त्याग कर सकता है। When Colonel Shaukat Ali Malik with his team came here at Moirang, he was offered a launch here at Kumam Laikai. At the home of say K. Kanglen Singh. Who was this K. Kanglen Singh? He belonged to the Kumam clan, and he himself regarded to be the real ruler of Moirang clan. और ये जर्जर स्मारक देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लिए जापानियों की शहादत की याद में बनाया गया। इसी जगह पर जापानी सेना और अंग्रेजी फौज के बीच लड़ाई हुई थी। बगल की इस पहाड़ी के आसपास हुई इस लड़ाई को रेड हिल युद्ध के रूप में भी लोग जानते हैं। इस पर लिखी इबारत की भाषा भी जापानी है। 1942 में बनी हुई जापानी सेना की तोप, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे जापानी और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के इस्तेमाल में लाई गई तोप है। इस तोप की हालत देखिए, कोई रखरखाव नहीं है। ये जापान की तोप है। ये 1942 कंपनी के नाम ओंशिका है। ये ओरिजिनल है। ये तो ओरिजिनल है। क्या आपको लगता है कि कोई देश अपनी आज़ादी की लड़ाई के स्मरण को इस तरह उपेक्षित करेगा? और ये सारी चीजें सीधे सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हैं। यह मणिपुर की नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इतनी राजनीति हो रही है, इतनी फाइलें खुली हैं, लेकिन इस धरोहर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। क्या हम आशा करें कि मणिपुर की नई सरकार और केंद्र सरकार इस धरोहर को फिर से पुनर्जीवित करेगी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात का ख्याल रखे कि हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उपनिवेश के खिलाफ बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ मणिपुर के इम्फाल के पास से विष्णुपुर जिले से अखिलेश सुमन।